हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सेशन ऑफ बायोलॉजी फाइटर 1.0 स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ MGCI। तो बच्चों, इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं ऑलरेडी। फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का बहुत अच्छे से हम रिवीजन कर चुके हैं। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द न्यू चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। So let's start with this chapter. Animals which accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. ठीक है, अब एनिमल्स जो है उनमें कैपेबिलिटी होती है कि एनिमल्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इन सब सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं? कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये प्रोडक्ट्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, या फिर एक्सेस इंजेशन के थ्रू। एक्सेस इंजेशन यानी कि ज्यादा खाने की वजह से भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो कभी कभार हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाते हैं। These substances have to be removed totally or partially. अब ये जो substances हमारी बॉडी में इकट्ठा होते हैं, इन substances को या तो हमें completely बाहर निकालना है, या फिर हमें इन substances को partially यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो हमें इन्हें बाहर निकालते रहना पड़ेगा। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste. अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो सब्सटेंसेस है इन्हें हम किसी स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी से रिमूव करेंगे। स्पेशली नाइट्रोजन वेस्ट के रिमूवल को हमारी बॉडी किस तरीके से करती है, इस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द थ्री मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। अब एनिमल्स के द्वारा कौन से तीन ऐसे मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो एलिमिनेट किए जाते हैं? तो एनिमल्स जो है वो मेनली अमोनिया एलिमिनेट करते हैं, यूरिया एलिमिनेट करते हैं और यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा। अमोनिया जो है वो तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में से सबसे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है, जिसे बॉडी के बाहर रिमूव करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। क्यों सबसे ज्यादा जरूरत होती है? बिकॉज अमोनिया इज रेडिली सोल्यूबल। ठीक है, अमोनिया जो है वो जल्दी से सॉल्यूबल हो जाता है। अमोनिया इज रेडिली सॉल्यूबल, तो रेडिली सॉल्यूबल होने की वजह से अमोनिया को अगर बॉडी के बाहर रिमूव करना है तो उसके रिमूवल के लिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमें वाटर की जरूरत होगी। ठीक है, वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड कम टॉक्सिक होता है, बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट में एक्यूमुलेट भी अगर हो जाता है तो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। और यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए हमें सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज यूरिक एसिड इज नॉट रेडिली सोल्यूबल। यूरिक एसिड जो है वो जल्दी से डिसॉल्व नहीं होता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है। क्लियर है बच्चों इतना? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अमोनिया को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, many bony fishes are also called as telost. तो bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects are ammonotelic in nature. यानी जो aquatic organisms हैं, they try to excrete ammonia from their body. Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across the body surface or through the gill surface in the fish as ammonium ions. क्लियर है इतना? अमोनिया जो है वो रेडिली सॉल्यूबल होता है, तो जो चीज रेडिली सॉल्यूबल होती है उसे एलिमिनेट करने के लिए हमें ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? और अमोनिया जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू सरफेस से, बॉडी के सरफेस से बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है। क्लियर है? और फिशेस में जहां गिल्स प्रेजेंट होते हैं तो अमोनिया का एलिमिनेशन फिशेस में किसके थ्रू होता है? गिल्स के सरफेस के थ्रू होता है। और अमोनिया डायरेक्टली NH3 के फॉर्म में एलिमिनेट नहीं होता, अमोनिया एलिमिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, यानी कि NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में अमोनिया जो है वो बॉडी के बाहर एलिमिनेट होता है बाय द सरफेस ऑफ गिल्स। बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि अमोनिया रेडिली सॉल्यूबल है इसलिए अमोनिया का एलिमिनेशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा।
और अगर गिल्स के सरफेस से अमोनिया का डिफ्यूजन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। क्लियर है इतना? नाउ किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि फिशेस में किडनी एज अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है, बट किडनी वहां पर एक्सक्रीशन में ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है। किडनी किस में हेल्प कर रहा है? किडनी इज हेल्पिंग इन दी ऑस्मो रेगुलेशन। और एक्सक्रीशन में कौन हेल्प कर रहा है? एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाला जो ऑर्गन है दैट इज गिल्स, और गिल्स एलिमिनेट कर रहे हैं अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। क्लियर है? नेक्स्ट, terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for the conservation of water। अब हमें यहाँ इवोल्यूशन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब लाइफ फॉर्म्स जो है वो वाटर से लैंड पर शिफ्ट हुए तब उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया या फिर उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या चेंज आया। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या चेंज आया कि लाइफ फॉर्म जब वाटर से टेरेस्ट्रियल हुए तब उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थोड़ा सा कम टॉक्सिक हो गया, दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब जब लैंड पर रहने आ गए तब उनके पास में वाटर की स्कैर्सिटी हो सकती है, वाटर की कमी हो सकती है। तो ये ऑर्गेनिजम्स वाटर को बचाने के लिए क्या एलिमिनेट करते हैं? यूरिया और यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करते हैं बिकॉज दे हैव टू कंजर्व द वाटर। क्लियर? Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and they are ureotelic। क्लियर है? तो अमोनोटेलिज्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिज्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मेराइन फिशेस। मेराइन फिशेस कौन सी? कार्टिलेजिनस फिशेस। याद आया? ठीक है। मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। क्लियर? Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidney। अब हमारी बॉडी में डायरेक्टली यूरिया थोड़ी बनता है, पहले हमारी बॉडी बनाती है अमोनिया, फिर लिवर में अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में। याद करो कौन सी साइकिल के थ्रू? बाय द यूरिया साइकिल, या फिर जिसको अपन ने पढ़ा था ऑर्निथिन साइकिल। क्लियर है? तो लिवर में बनता है अमोनिया, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। तो अब यहां पर हमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया का सिंथेसिस होने की साइट क्या है? यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है? यूरिया का फॉर्मेशन होता है लिवर में, बट यूरिया का एलिमिनेशन होता है किससे? किडनी से। याद रखेंगे बच्चों, यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होगा बट यूरिया का एलिमिनेशन किसके थ्रू होगा? किडनी के थ्रू यूरिया का एलिमिनेशन होगा। ठीक। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity। Very very important। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ में किसका एग्जाम्पल बताना चाह रही है एनसीईआरटी? हमारा एग्जाम्पल बताना चाह रही है, मैमल्स का एग्जाम्पल बताना चाह रही है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? हमारी बॉडी में यूरिया का पूरा एलिमिनेशन नहीं होता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो हमारी बॉडी बचा लेती है। जैसे हम दिवाली की सफाई के समय पर सारा कचरा थोड़ी ना फेंक देते हैं, कुछ चीजें बचा के रखते हैं, अगली दिवाली की सफाई में फेंकेंगे। वैसे ही अपनी बॉडी भी करती है, सारा का सारा यूरिया नहीं निकालेगी। क्यों नहीं निकालेगी? क्योंकि यूरिया ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो हमारे किडनी के मैट्रिक्स में एनिमल्स रिटेन करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स, ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। क्लियर है? और इनका जो यूरिक एसिड होता है वो पेस्ट के फॉर्म में, पैलेट्स के फॉर्म में ये एलिमिनेट करते हैं। जैसे यूरिया जो है वो फ्लूइड के फॉर्म में एलिमिनेट होता है। क्लियर है? वैसे ही यूरिक एसिड जो है जब बॉडी से एलिमिनेट होगा तो वो पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में एलिमिनेट होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। बिकॉज जिन ऑर्गेनिजम्स में यूरिक एसिड बनता है दैट ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू कंजर्व मोर एंड मोर वाटर इन देयर बॉडी। पक्षी बार बार पानी पीने के लिए उड़ते उड़ते नीचे नहीं आएंगे, तो वाटर को बचा के रखना पड़ेगा। तो वो क्या एलिमिनेट करेंगे? फिर यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करेंगे। क्लियर है? तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स जो है ये ऑर्गेनिजम्स जनरली अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में रिमूव करते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है यूरिक एसिड। विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर
एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और इनमें वाटर का लॉस बहुत कम होता है, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है इतना बच्चों? चलिए, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एनिमल किंगडम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके सर्वे में हमने ये देखा था, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। पॉरीफेरा में कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं था, फिर क्या था उनके पास में? जनरल बॉडी सरफेस। सिलेंट्रेटा में कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं था, फिर क्या था? जनरल बॉडी सरफेस। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर याद कीजिए कहां से हमने पढ़ना चालू किया था? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना चालू किया था प्लैटीहेल्मिन्थीज से, और प्लैटीहेल्मिन्थीज में प्रेजेंट है आग जैसे सेल्स विच वर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। क्या बोला जाता है उन्हें? फ्लेम सेल्स। चलिए देखें, तो एनिमल किंगडम में हमने देखा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स these structures are simple tubular forms whereas vertebrates have complex tubular organs called as kidney। invertebrates में ये जो excretory organs हैं वो simple tubular form में present है, बट vertebrates में यही tubular forms जो है वो थोड़े complex हो गए, और complex होकर उन्होंने एक organ बना लिया, that organ is called as the kidney। उस organ को हम क्या नाम देंगे? that is called as the kidney। ठीक, some of these structures are mentioned here। Protonephridia or flame cells are the excretory structure in platyhelminthes called as flatworm. Example planaria, rotifers, some annelids and cephalochordata like Amphioxus। Very very important। ठीक है, देखिए Protonephridia also called as flame cells also called as solanocytes, ये excretory structure जो है वो platyhelminthes, सम एनिलिड्स, रोटीफर्स और सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन मतलब वाटर और आयन का बैलेंस। वाटर और आयन के बैलेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। तो इतनी बड़ी लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा याद कर लो कि प्रोटोनेफ्रिडिया जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करके रखना, मतलब बॉडी में आयंस और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखना। बस इतना ही याद करना है अपने को, है ना? नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स। ठीक है, कुछ एनिलिड्स में प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट है, और अर्थवर्म में, स्पेशली अर्थवर्म में क्या प्रेजेंट है? नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। नेफ्रिडिया भी क्या होता है? ये भी ट्यूबुलर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। Nephridia helps to remove the nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance। नेफ्रिडिया के दोनों फंक्शन है, नेफ्रिडिया का फंक्शन एक्सक्रीशन भी है और नेफ्रिडिया का फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन भी है। क्लियर है बच्चों? तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन बोथ आर द फंक्शंस ऑफ द नेफ्रिडिया। नेक्स्ट, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये तो बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमारा। अब याद करो, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यहां हमें ट्रेकियल ट्यूब्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेकियल ट्यूब्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और मेल्फिजियन ट्यूब्स जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो इस चीज में, है ना? हाँ, तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। ठीक है, Malpighian tubules help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation। ठीक, देखिए बच्चों, तो यहाँ कंक्लूजन अपन ने क्या निकाला? प्रोटोनेफ्रिडिया का अकेले का कंसर्न है विद द ऑस्मोरेगुलेशन, जबकि नेफ्रिडिया और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स इन दोनों का कंसर्न है विद द एक्सक्रीशन एज वेल एज विद द ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक द प्रॉन। प्रॉन जो है वो बिलोंग करता है क्लास क्रस्टेशिया को, और इसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीनल ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड एज दी ग्रीन ग्लैंड्स। तो क्लास इंसेक्टा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, बट क्लास क्रस्टेशिया में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होगा एंटीनरी ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड एज दी ग्रीन ग्लैंड्स। क्लियर है इतना बच्चों? तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं विथ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखिए यहां दिख रहा है अपने को एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है। ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक तो हमें दिखाई दे रहा है बीन शेप का स्ट्रक्चर, और ये जो बीन शेप के स्ट्रक्चर है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड एज दी किडनी। क्लियर है? तो हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिखाई दिया पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, ये हो गए हमारे वन पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है, फिर उसके बाद में यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर। सी ये दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज द यूरिथ्रा। क्लियर? दीज आर द पार्ट्स ऑफ अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ये याद है हमें, रेडिश ब्राउन कलर है उसका, शेप इसका बीन शेप्ड है। कहां सिचुएटेड होती है? टिल द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। कैसे याद किया था अपन ने? इट एग्जिस्ट बिटवीन T12 टू L3। क्लियर है? फिर थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। डॉर्सल यानी कि पीछे की तरफ में, किडनी आगे नहीं है, कहां है? पीछे की तरफ में है। क्लियर है? तो किडनी इज लोकेटेड डॉर्सली इन द इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग मेजर्स, अब किडनी की लंबाई कितनी है? लेंथ है किडनी की 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है किडनी की 5 to 7 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद में थिकनेस होती है किडनी की 2 to 3 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है? एवरेज वेट है किडनी का 120 to 170 ग्राम्स। क्लियर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, किडनी का जो इनर कॉन्केव सरफेस है ये वाला, ठीक है, किडनी का जो इनर इस तरीके से ये कॉन्केव सरफेस है, इस इनर कॉन्केव सरफेस का नाम क्या है? जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर होते हैं, दैट इनर कॉन्केव सरफेस इज कॉल्ड एज हाइलम। ठीक है, देखिए इनर कॉन्केव सरफेस को अपन ने नाम दे दिया हाइलम। यहां से यूरेटर बाहर आ रहा है, यहां से ब्लड वेसल जो है वो अंदर जा रही है, कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो बाहर आ रही है, और न्यूरॉन्स जो है वो बाहर और अंदर दोनों जगह पर जा रही है। तो यूरेटर जो है वो एग्जिट मार रहा है, आर्टरी जो है वो कहाँ आ रही है? अंदर की तरफ में आ रही है, वेन्स जो है वो एग्जिट की तरफ में जा रही है, और नर्व्स जो है वो बाहर और अंदर दोनों जगह पर जा सकती हैं। तो ये सब काम कौन करवा रहा है? इन सब के एंट्री और एग्जिट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइलम रिस्पॉन्सिबल है। हाइलम कैसा स्ट्रक्चर है? दिस इज अ कॉन्केव नॉच लाइक स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ में कॉन्केव सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइलम। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, inner to the hilum is a broad funnel shaped space called as the renal pelvis with projections called as the calyces। ठीक है, अब ये हमें कहाँ दिखाई देगा? ये हमें दिखाई देगा किडनी के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, कि जो हाइलम है, हाइलम के अंदर की तरफ में हमें एक फनल शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। देखिए जरा यहाँ पर, देखिए तो ये आ गया हमारा डायग्राम। ठीक है, तो किडनी का स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई दे रहा है? किडनी का स्ट्रक्चर है यहाँ पर बीन शेप। ठीक, फिर हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक ऐसा अंदर की तरफ में कॉन्केव शेप का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइलम। इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दे दिया? दिस इज कॉल्ड एज द हाइलम। हाइलम के अंदर ये कॉन्केव शेप का, सॉरी, हाइलम के अंदर फनल शेप का स्ट्रक्चर है। इस फनल शेप के स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देंगे? दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। क्या नाम दिया हमने इसे? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के अंदर हमें क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर कैलाइसिस। सी दीज आर कैलाइसिस, ये छोटे छोटे कैलाइसिस हैं। छोटे छोटे कैलाइसिस ने मिलकर बड़ा कैलिक्स बना लिया। फिर ये छोटे छोटे कैलाइसिस हैं, इन छोटे छोटे कैलाइसिस ने मिलकर बड़े कैलिक्स का फॉर्मेशन कर लिया है। क्लियर है? ठीक, चलिए देखें अब अपन इसे। यस, the outer layer of kidney is a tough capsule. Inside the kidney there are two zones, outer cortex and inner medulla. The medulla is divided into few conical masses called as medullary pyramid projecting into the calyces। ठीक है, देखते हैं इसे क्या कहना चाह रही है हमारी बुक। हमारी बुक ये कहना चाह रही है कि जो किडनी है, किडनी इज अ बिग ऑर्गन। जो भी ऑर्गन्स बड़े होते हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बाहर वाला जो पोर्शन होता है, इस बाहर वाले पोर्शन को कहा जाता है कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो पोर्शन होता है, इस इनर पोर्शन को कह दिया जाता है मेड्यूला। क्लियर है? ठीक, अब हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमें ये कॉनिकल प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन कॉनिकल प्रोजेक्शंस को अपन ने क्या बोला है? दीज आर कॉल्ड एज द रीनल पिरामिड्स, या फिर हमने इसे बोला है दीज आर कॉल्ड एज द मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है,
रीनल पिरामिड या फिर हमने इसे बोल दिया मेड्यूलरी पिरामिड। द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, कुछ कॉनिकल मासेस में डिवाइडेड है और उसे हमने नाम दिया है मेड्यूलरी पिरामिड। और मेड्यूलरी पिरामिड जो है वो किसमें ओपन हो रहे हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स आर ओपनिंग इनटू द कैलाइसिस। किसमें ओपन हो रहे हैं? वो कैलाइसिस में। पहले आएंगे माइनर कैलाइसिस, फिर माइनर कैलाइसिस ओपन हो जाएंगे इनटू द मेजर कैलाइसिस। क्लियर? अब कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉर्टेक्स एंटरिंग इनटू द मेड्यूला। ठीक है, तो द पार्ट या द प्लेस वेयर कॉर्टेक्स इज एंटरिंग इनटू द मेड्यूला एंड फॉर्मिंग अ कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्या कहा जाता है इसे? सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर है? तो the part where cortex is entering into the medulla and forming a column like structure, such structure is called as renal column of Bertini। ठीक है बच्चों, इतना हमें आ गया। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ी थी हमने कि किडनी जो है दिस इज सराउंडेड बाय अ टफ लेयर, और उस टफ लेयर का नाम क्या है? दैट टफ लेयर इज कॉल्ड एज द रीनल कैप्सूल। क्या बोला जाएगा इसे? रीनल कैप्सूल। तो किडनी इज सराउंडेड बाय अ टफ लेयर कॉल्ड एज द रीनल कैप्सूल। ठीक, तो ये हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी देख लिया है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन हमें आएगा यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाने के लिए या फ्लो चार्ट जो है वो शो करने के लिए। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यस, तो सबसे पहले हमने बोल दिया यहाँ पर किडनी है। यस, सबसे पहले हमने कह दिया किडनी, फिर किडनी में हमने कह दिया क्या प्रेजेंट है? मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, मेड्यूलरी पिरामिड्स जो है, इन मेड्यूलरी पिरामिड्स की ओपनिंग होती है इनटू द कैलाइसिस। सबसे पहले आएंगे छोटे वाले कैलाइसिस कॉल्ड एज द माइनर कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस जो है वो ओपन हो जाएंगे इनटू द मेजर कैलाइसिस। मेजर कैलाइसिस जो है वो ओपन हो रहा है इनटू द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है वो ओपन होता है इनटू द नॉच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइलम, और हाइलम जो है ये ओपन हो रहा है इनटू द यूरेटर। यूरेटर ओपन होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर ओपन हो जाएगा कहां पर? यूरेथ्रा में। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए अब देखते हैं अपन और क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। Each kidney has nearly 1 million of complex tubular structure called as nephron। हर किडनी में 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज दी नेफ्रॉन। ठीक, बिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर हैं एक किडनी में, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और 1 मिलियन अगर हमको लैक्स में पूछा जाएगा तो कितना होगा? 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, मतलब एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन्स है दीज आर दी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अवर किडनी। बच्चों क्या है ये हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है। ठीक, अब यहां पर से स्टार्ट होते हैं हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। हर एक नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने पार्ट्स है नेफ्रॉन में? 2 पार्ट्स। उन 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। क्या कहा जाएगा? ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस जो है वो क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरी का एक गुच्छा है, और वो कैपिलरी का गुच्छा किससे बना हुआ है? एफरेंट आर्टेरियोल से बना हुआ है। एफरेंट आर्टेरियोल क्या है? रीनल आर्टरी जो है जब छोटी छोटी सी फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो रीनल आर्टरी क्या है? रीनल आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो यूरिया को लेकर आ रही है छानने के लिए, फिल्ट्रेशन करवाने के लिए। तो रीनल आर्टरी जो है उसमें जो ब्लड प्रेजेंट है दैट इज फुल ऑफ यूरिया, और वो रीनल आर्टरी किडनी तक आई है। किडनी तक आने के बाद में छोटी छोटी आर्टेरियोल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उन्हीं आर्टेरियोल्स को क्या कह रहे हैं अपन? उन आर्टेरियोल्स को अपन कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, विच इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल। अब ब्लड को ग्लोमेरुलस तक लेकर आने वाली ब्लड वेसल है एफरेंट, और ब्लड को आगे लेकर जाने वाली जो ब्लड वेसल है दैट इज कॉल्ड एज द इफरेंट। क्लियर? चलिए ये स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर ब्लड को लेकर आने वाली ब्लड वेसल एफरेंट, और ब्लड को लेकर जाने वाली जो ब्लड वेसल है दैट इज इफरेंट।
और नेफ्रॉन में क्या क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस के बाद में ये जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है, ये जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है इसको अपन नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज द रीनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। चलिए और कौन से पार्ट्स हैं इसमें, द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द बोमेन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल जो है वो किससे स्टार्ट होता है, ये डबल वॉल के कप शेप के स्ट्रक्चर से। इस डबल वॉल के कप शेप के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बच्चों, बोमेन्स कैप्सूल। और ये बोमेन्स कैप्सूल जो है वो कप शेप का है, तो उसने ग्लोमेरुलस को पूरी तरीके से एनक्लोज करके रखा हुआ है। तो ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इनसाइड द कप लाइक कैविटी ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। क्लियर? एंड अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस अलोंग द बोमेन्स कैप्सूल, यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेल्फिजियन बॉडी और इट इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। क्या कहा जाएगा इसे, मेल्फिजियन बॉडी या फिर इसे कहा जाएगा रीनल कैप्सूल। क्लियर है? द ट्यूब्यूल continues further to form a highly coiled network called as proximal convoluted tubule। अब देखिए क्या देख चुके हैं हम, डबल वॉल्ड कप शेप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस जो है वो एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, फिर हमने बोला कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है ये आगे की तरफ में बढ़ता है और एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को कहा जाता है पीसीटी, प्रोक्साइमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, ये जो पीसीटी है कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये आगे की तरफ में एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड होने के बाद में पतली सी एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और ये जो पतली सी एक ट्यूब है इसका नाम क्या है, जो यू शेप की है, हेयरपिन शेप की है, इस ट्यूब का नाम है हेनले लूप। क्या नाम है इसका, हेनले लूप। हेनले लूप में दो आर्म्स हैं, दो लिम्स हैं हेनले लूप में, एक नीचे आने वाली लिम्ब है और एक ऊपर जाने वाली लिम्ब है। तो हेनले लूप में जो नीचे की तरफ में आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हेनले लूप में जो ऊपर की तरफ में जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो दो लिम्स है, वन इज डिसेंडिंग एंड वन इज असेंडिंग। क्लियर है? ठीक, अब ये जो असेंडिंग वाली लिम्ब है ये आगे चलकर और ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये जो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जो बोमेन्स कैप्सूल से दूर है, पी मतलब पास मतलब प्रोक्साइमल, डी मतलब दूर यानी कि डिस्टल। ठीक है, प्रोक्साइमल का मतलब है पास और डिस्टल का मतलब है दूर। तो बोमेन्स कैप्सूल के पास वाली ट्यूब प्रोक्साइमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमेन्स कैप्सूल से दूर वाली ट्यूब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड फर्दर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे चलकर क्या बनाती है, कलेक्टिंग डक्ट। तो क्या कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है? नहीं, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है बच्चों। बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी जब जुड़ जाती है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी जुड़ने के बाद में एक कॉमन ट्यूब बनाती है, एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करती है, दैट डक्ट इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हुआ इतना हमें? सो यहां तक हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। ठीक है, यस। हेयरपिन शेप्ड हेनले लूप जो है ये भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, ये पढ़ लिया। असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू होती है विद द अनदर हाई कॉइल्ड ट्यूब लाइक रीजन। अगर पूछा जाएगा कि पीसीटी और डीसीटी दोनों में से ज्यादा कॉइलिंग किसमें हो रही है, तो ज्यादा कॉइलिंग कौन करवाता है, डीसीटी में ज्यादा कॉइलिंग होती है। डीसीटी आगे बढ़कर बनाता है, द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन्स इनटू द स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, many of which converge and open into the renal pelvis through the medullary pyramid in the calyces। क्लियर? ये पूरा हमने देख लिया है। डीसीटी आगे चलकर बनाती है स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, और एक नेफ्रॉन की डीसीटी नहीं, बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी। तो कलेक्टिंग डक्ट बनती है, कलेक्टिंग डक्ट फिर रीनल पेल्विस में ओपन हो जाएगी। क्लियर? और रीनल पेल्विस के थ्रू कहां पर ओपन होगी वो, रीनल पेल्विस के थ्रू वो ओपन हो जाती है इनटू द हाइलम। क्लियर है बच्चों? चलिए, द मेल्फिजियन कॉर्पस्कल, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये सारे पार्ट्स नेफ्रॉन के कहां प्रेजेंट है, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, किडनी के कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स मतलब बाहर की तरफ में। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है नेफ्रॉन के, कॉर्टेक्स में ऊपर ऊपर वाले पार्ट प्रेजेंट होंगे, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल यानी कि बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, और प्रेजेंट होगा इसमें पीसीटी, और साथ में प्रेजेंट होगा इसमें डीसीटी। जबकि लूप ऑफ हेनले कहां होगा, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है कहां, मेड्यूला में। लूप ऑफ हेनले क्योंकि अंदर की तरफ में था तो वो बीच में जा रहा है,
बीच में जा रहा है मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा वो, मेड्यूला में। तो Malpighian corpuscle, PCT and DCT. These are the parts of the cortex and loop of Henle extends into medulla. कहाँ जाता है वो, medulla के अंदर जाता है, ठीक। In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. ठीक है, अब यहाँ पर हमको बच्चों क्या बताया जा रहा है, हमको ये बताया जा रहा है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये नेफ्रॉन होते हैं, देखो जी, दो टाइप के। कौन से दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास में कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे वाले होते हैं हमारे पास में जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ऐसा नेफ्रॉन जिसके मैक्सिमम पार्ट्स कहां प्रेजेंट है, ऐसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले जो है वो बहुत छोटा है और बहुत ही कम मेड्यूला में एंटर हो रहा है, सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्लियर है, ऐसा नेफ्रॉन जिसके मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है और ऐसा नेफ्रॉन जिसमें लूप ऑफ हेनले छोटा है, जहां पर लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा मेड्यूला के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, उस नेफ्रॉन का नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कौन कौन सी चीजें कॉर्टेक्स में होगी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कॉर्टेक्स में है, पीसीटी कॉर्टेक्स में है, डीसीटी कॉर्टेक्स में है, बट लूप ऑफ हेनले कैसा है, स्मॉल है। जक्स्टामेडुलरी में ये सारी जो चीजें हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, प्रेजेंट नियर टू द मेड्यूला, कहां प्रेजेंट होती है, मेड्यूला के पास में, पर लूप ऑफ हेनले कैसा होता है इसका, लॉन्ग। तो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है, विच रन्स डीप इनटू द मेड्यूला, कहां जाता है वो, डीप इनसाइड द मेड्यूला जाता है, एंड सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। क्लियर, ऐसे नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है बच्चों, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। क्लियर, अब एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, क्या है एक चीज और, ये देखिए, जो इफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल आगे चलकर कुछ छोटी छोटी कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो इफरेंट आर्टीरियोल जिन ऐसी छोटी छोटी कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इस कैपिलरी का अपन नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्या नाम देंगे हम इसका, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। पेरी मतलब पेरीफेरी, आसपास में, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल के आसपास में, किस ट्यूब्यूल के आसपास में, नेफ्रॉन के आसपास में। तो नेफ्रॉन के आसपास में कैपिलरी का नेटवर्क है, उस कैपिलरी के नेटवर्क को अपन ने क्या कह दिया है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी हमने इसे कह दिया है। क्लियर है, अब ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जब लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में आती है, तब इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को क्या नाम दे दिया जाता है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा बच्चों और कुछ नहीं होती है जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो, जो इफरेंट आर्टीरियोल है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना लेगी, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो जब लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में रहेगी तब वो क्या बनाएगी, तब वो वासा रेक्टा बनाएगी। क्लियर है, ठीक, चलिए देखिए यहां पर क्या कहती है हमारी बुक, द इफरेंट आर्टीरियोल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। यही मैंने भी बताया आपको। A minute vessel of this network runs parallel to the Henle loop forming a U-shaped structure called as vasa recta। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का वो पार्ट which runs parallel to the Henle loop called as vasa recta। Vasa recta is highly reduced or absent in cortical nephron। This is very very important। ठीक है, जिस नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा, वहां वासा रेक्टा छोटी या फिर एब्सेंट, और जिस नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बड़ा, वहां वासा रेक्टा जो है वो वेल डेवलप्ड होगी। क्लियर है बच्चों, तो जहां लूप ऑफ हेनले छोटा है, जहां वासा रेक्टा जो है वो थोड़ी सी रेड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जहां लूप ऑफ हेनले छोटा है, वासा रेक्टा रेड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इस नेफ्रॉन का कंसर्न वाटर कंजर्वेशन से थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन लेस होगा और यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन मोर होगा। तो जेएम नेफ्रॉन आर कंसर्न्ड मेनली विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक, जेएम नेफ्रॉन अपनी बॉडी में सिर्फ 15% होते हैं, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन अपनी बॉडी में 85% प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं ये, 85% दे आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। क्लियर है, ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द यूरिन फॉर्मेशन।
यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली 3 स्टेप्स जो है वो इंक्लूड होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स आते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करवाएगा? ग्लोमेरुलस करवाएगा। तो ग्लोमेरुलस के थ्रू होने वाला जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक, अब कितना ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर किया जाता है? पर मिनट में किडनी को कितना ब्लड सप्लाई किया जाता है, तो पर मिनट में उतना ही ब्लड जो है वो फिल्टर होगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज किडनी को 1 मिनट में 1100 to 1200 ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है, और यही ब्लड जो है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होगा पर मिनट में, which constitute roughly the 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in minute। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि भैया कि कार्डियक आउटपुट के समय पर, है ना, कार्डियक आउटपुट की बात कर रहा है ना ये, तो कार्डियक आउटपुट के समय पर अपना वेंट्रिकल्स 1 मिनट में जितना ब्लड पंप आउट करते हैं उसका 1/5 पोर्शन जो है किडनी को सप्लाई किया जाता है। तो 5000 ml जो है वो कार्डियक आउटपुट में 1 मिनट में बाहर आता है, उसका 1/5 कितना हो जाएगा? 1100 to 1200 ml। वहां से आया है ये पॉइंट। ठीक है, तो उसका 1/5 जो है वो किडनी को दे दिया जाता है 1 मिनट में कि भैया 1 मिनट में इतना ब्लड ही तुमको दिया जा सकता है, इतने को तुम फिल्टर कर लो। ठीक है, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू दी 3 लेयर्स। ठीक है, अब 3 लेयर्स इन्वॉल्व होती है यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। तीनों लेयर के नाम आपको याद रखने हैं, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, द एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। ठीक है, सबसे पहले तो हो जाएगी यहाँ पर ग्लोमेरुलस के एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्यों बोला? क्योंकि वो ब्लड वेसल है। दूसरी हो जाएगी यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल की स्क्वैमोस एपिथीलियम, और दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी वहां पर बेसमेंट लेयर। कौन सी प्रेजेंट होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, विच इज कॉल्ड एज द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर क्या बोल दोगे? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब the epithelial cells of Bowman's capsule called as podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called as filtration slits or slit pores। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल जो है उसमें जो एंडोथीलियम के सेल्स थे, अब क्या होता है, जो बोमेन्स कैप्सूल होता है उसमें जो एपिथीलियम के सेल्स थे वो एपिथीलियम के सेल्स इस तरीके से पोडोसाइट्स बनाते हैं, और पोडोसाइट्स बनाने के बाद में दे गेट अरेंज इन द इंट्रिकेट मैनर। इस तरीके से इंट्रिकेट मैनर में अरेंज हो जाते हैं। तो जब ये इस तरीके से इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होंगे तो कुछ छोटे छोटे से छेद बन रहे हैं। इन्हीं छेदों को, इन्हीं स्लिट्स को अपन ने क्या बोला है? दीज आर कॉल्ड एज द फिल्ट्रेशन स्लिट, और इनको बोला जाता है स्लिट पोर। और इन्हीं स्लिट पोर्स में से ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाएगा। जब फिल्टर होगा तो कुछ चीजें ऊपर रह जाएंगी, कुछ चीजें जो है वो छनकर आ जाएंगी। तो जो चीज छनकर आई है उसे अपन बोलेंगे फिल्ट्रेट, और जो फिल्ट्रेट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, क्या उसका कंस्टिट्यूएंट जो है वो बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा होता है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा सिमिलर टू द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। तो जो फिल्ट्रेट आया है उसका कंस्टिट्यूएंट और प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट जो है वो सेम रहेगा। बस डिफरेंस ये रहेगा कि प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे पर फिल्ट्रेट में वो बड़े प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे जो प्लाज्मा में प्रेजेंट थे। ठीक, इसलिए यहाँ छन्नी के थ्रू, बहुत बारीक छन्नी के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि ये तो बहुत बारीक छन्नी हो गई ना, तो बहुत बारीक छन्नी के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोला जाता है सर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है बच्चों? The amount of filtrate formed by kidney per minute is called as glomerular filtration rate। 1 मिनट में किडनी जो है वो कितने ब्लड को फिल्टर कर रही है? 1 मिनट में किडनी के थ्रू फिल्टर किया जाने वाला जो ब्लड है उसे अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर ऑफ एन हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल का जीएफआर जो है वो कितना होता है? 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर्स पर डे। तो 1 मिनट में किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर रही है उसे अपन कहते हैं जीएफआर। एक नॉर्मल व्यक्ति का जीएफआर होता है 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर्स पर डे। ठीक, अब किडनी में ये अगर मान लो कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए कि किडनी जो है वो ठीक तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, जीएफआर जो है वो किडनी का डिस्टर्ब हो गया है,
तो उस डिस्टर्ब्ड जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए किडनी के पास में एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है, ठीक है। जैसे तुम्हारी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो यू हैव योर बिल्ट इन मैकेनिज्म, वैसे किडनी में अगर डिस्टर्बेंस आए तो किडनी हैव अ बिल्ट इन मैकेनिज्म। One such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus JGA, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, एक एफिशिएंट मैकेनिज्म जिसके थ्रू किडनी अपने फंक्शन का रेगुलेशन करेगी, दैट एफिशिएंट मैकेनिज्म इज परफॉर्म्ड बाय JGA, juxtaglomerular apparatus। JGA स्पेशल सेंसिटिव रीजन्स होते हैं फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द DCT एंड द एफरेंट आर्टेरियोल्स एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, ठीक है। जहां पर एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी के कुछ सेल्स आकर कांटेक्ट में आ जाते हैं, इन दोनों ट्यूब्स के कुछ सेल्स जहां कांटेक्ट में आ जाते हैं वहां पर बनता है जेजीए। क्लियर है बच्चों? सेंसिटिव एरिया है विच इज फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशंस ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल। तो डीसीटी के कुछ सेल और एफरेंट आर्टेरियोल के कुछ सेल जहां पर कांटेक्ट में आते हैं वहां पर एक स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव एरिया बनता है, ठीक। जैसे ही अगर जीएफआर कम हो जाएगा तो जेजी सेल्स जो है वो रिलीज करेंगे रेनिन, जो स्टिमुलेट करता है कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो है वो वापस से नॉर्मल हो जाए, ठीक। तो जेजी एपरेटस एक ऐसा एपरेटस है जहां पर जेजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जेजी सेल्स जो है वो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, अगर जीएफआर कम होता है तो जेजी सेल स्टिमुलेट होकर रेनिन का सिक्रीशन करेंगे। रेनिन इज अ हार्मोन और वो रेनिन जो है वो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को वापस से बैक टू नॉर्मल कर देगा। क्लियर? इसकी एक आगे वाली मैकेनिज्म भी है विच इज कॉल्ड एज रास मैकेनिज्म, तो वो हम आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, यस, a comparison of the volume of filtrate formed per day 180 liters per day with that of the urine released suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule। अब किडनी ने फिल्टर कितना किया था? 180 लीटर्स पर डे। इतना किडनी फिल्ट्रेशन कर देती है? इतना बॉडी के बाहर निकल रहा है क्या? दिन भर वॉशरूम में बैठे रहना पड़ेगा? 180 लीटर डे पर डे थोड़ी ना हम यूरिन आउटपुट कर सकते हैं। कितना करते हैं? 1.5 लीटर्स। तो मतलब 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो है वो तो हमारी बॉडी ने वापस से अपने पास में रख लिया, बाहर नहीं जाने दिया। बॉडी बहुत कंजूस है तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारे जैसे थोड़ी है, ठीक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन। जो बाहर निकालने के लिए बनाया था किडनी ने, वापस से बॉडी ने उसको रख लिया। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन। The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanism। अब ये जो रीअब्सॉर्प्शन है वो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग तरीके से होता है। किसी सेगमेंट में रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है, किसी सेगमेंट में रीअब्सॉर्प्शन पैसिवली होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम जो प्रेजेंट होते हैं फिल्ट्रेट में, इनका रीअब्सॉर्प्शन मेनली एक्टिवली होता है। कैसा होता है? एक्टिवली। ग्लूकोज तो जरूरी है, अमीनो एसिड तो जरूरी है, हम एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करके भी इनको बॉडी के अंदर वापस लेंगे। सोडियम कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज आयन को बॉडी एक्टिवली अंदर लेगी। जबकि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज आयन होगा, क्लोराइड होगा, तो क्लोराइड को हम कैसे लेंगे? पैसिवली अपनी बॉडी लेगी। अगर वाटर होगा तो वाटर को पैसिवली ऑस्मोसिस के थ्रू लिया जाएगा। अगर नाइट्रोजन वेस्ट है तो नाइट्रोजन वेस्ट का रीअब्सॉर्प्शन पैसिवली होगा। यानी कि क्वेश्चन यहां बनेगा कि यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है या पैसिवली? यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन बच्चों पैसिवली होता है। क्लियर है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो ऑकर्स पैसिवली। पैसिवली का मतलब है यहाँ पर कैसे? ऑस्मोसिस के थ्रू इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन से मतलब है यहाँ पर पीसीटी। क्लियर है? ठीक, इतना आ गया हमको। अब यूरिन फॉर्मेशन में एक लास्ट प्रोसेस और होती है, दैट लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। कौन सी प्रोसेस होती है? एक लास्ट वाली, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का मतलब क्या है यहाँ पर? ट्यूब्यूल का मतलब है यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? कुछ देना। तो यहाँ पर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वो नेफ्रॉन को वापस से कुछ दे रही है। पहले तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्प्शन कर लिया है, कुछ चीजें ना अपन वापस से नेफ्रॉन को दे देते हैं, नहीं तो बेचारे नेफ्रॉन का इतना काम करने का मतलब ही क्या रहेगा? किडनी ने इतना फिल्ट्रेशन किया, बाहर ही नहीं निकाल रहे कुछ तो कुछ चीजें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वापस से नेफ्रॉन में सिक्रीट कर देती है।
पर वो चीजें सिक्रीट होंगी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको हमको बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना ही है। तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन के समय पर ट्यूबुलर सेल्स जो है वो कुछ सब्सटेंसेस को वापस से फिल्ट्रेट में ऐड कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कौन से सब्सटेंसेस का मेनली ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। सब्सटेंसेस आर हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। तो हाइड्रोजन है, पोटेशियम है और अमोनिया है, इन सब्सटेंसेस का दोबारा से फिल्ट्रेट में सिक्रीशन होता है। Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in maintenance of ionic and pH balance of the body fluids. तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो आयनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस को यानी कि पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है। क्लियर है बच्चों? तो आज हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट देखा, किडनी का हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर जो है वो लर्न कर लिया, और हमने यहाँ पर देख लिया है यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप्स या यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही हमारे लिए काफी है। कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल से। तो कल वाले जो टॉपिक्स है दैट आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितना आज हमने पढ़ा है उतना आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। टिल देन गुड लक।